Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is Addiction and Anxiety Counseling. Unit 4 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already made 2 videos where I have taught you about anxiety, addiction, and in another video I have told you about symptoms and causes of addiction and anxiety. Today we are going to understand what are the treatments that are possible during this scenario when somebody has got anxiety or has addiction issues. So there are several treatments possible, so one by one we are going to understand each of the treatments. Before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel, share my videos with rest of the students so that everybody gets benefit out of it, and do not forget to comment and like. So let us start with today's topic. I'm going to explain you in Hindi as your syllabus is already in English, so I want to help those people who have difficulty understanding English, or they have some other issues, whoever has not got time, like that. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का जो टॉपिक है, हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन एंड एंजाइटी. अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा ध्यान ये रहता है कि क्लाइंट का मेंटल स्टेट क्या है, क्लाइंट किस तरह से फील कर रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी का ऑफ कोर्स रोल होता है कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेगा, उसका इमोशनल स्ट्रेस लेवल कितना है, किस तरह से उसका स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसके डिसऑर्डर में कैसे एक पार्ट प्ले कर रहा है. ये सारी चीज़ें क्लाइंट के अंदर होती है. तो क्लाइंट का स्ट्रेस लेवल, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट टेस्ट में पता करते हैं. तो जो असेसमेंट प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सब्जेक्टिव, यूज़, प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ये सारे लेवल पे हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं क्लाइंट की. उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसके फैमिली रिलेशंस क्या हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एंड दूसरे कोई भी डाटा जो हमें मिल सकता है क्लाइंट की लाइफ सिचुएशन से, वो सब हम सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं. अगर किसी पर्सन को दोनों चीज़ें हैं, एडिक्शन भी है और एंजाइटी भी है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रीटमेंट का यही होता है कि हमें फिगर आउट करना है कि दोनों चीज़ें हैं कि नहीं हैं. और ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, उसके पेशेंट की हिस्ट्री से पता चलेगी. तो पहली बात तो ये कि उसको जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स आती हैं वो उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है, और क्या ये एडिक्शन से पहले उसको एंजाइटी था या एडिक्शन के बाद एंजाइटी हुई है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एंजाइटी की वजह से एडिक्शन हो रहा है तो हमें पहले उसकी एंजाइटी को ठीक करना होगा, तो एडिक्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. और अगर एडिक्शन की वजह से एंजाइटी हो रही है तो हमें उसको एडिक्शन की हैबिट से हटाना पड़ेगा पहले, एंड एंजाइटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. तो इसीलिए हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी पहले आई या एडिक्शन पहले आया, दोनों चीज़ों में से कौन सा पहले था. सो अगेन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जब ड्रिंकिंग को क्विट करता है तो अपने आप ही उसकी एंजाइटी लेवल भी चला जाता है ना. सो ये चीज़ें हमें ध्यान करना होगा. और सेकेंडली कभी कभी पेशेंट ऐसे भी करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि उनको एंजाइटी हो रही तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर देंगे, खुद ही की ड्रग्स वगैरह अपनी मर्जी से खाना शुरू कर देंगे, अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे. सो अगर हमें ये पता है कि किस वजह से है तो उसको ट्रीट करना हमें उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होती है, इंटरवेंशंस उसी तरह से तैयार करने पड़ते हैं. अगेन स्पेशल एंटी डिप्रेसेंट्स भी कभी कभी हमें देना पड़ता है अगर एंजाइटी है पर्सन को, और सेपरेटली है, एडिक्शन अलग है और एंजाइटी अलग है. तो एंजाइटी के लिए हमें उसको ट्रीट करना होगा, काउंसलिंग तो करनी होगी, साथ में उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी देने होंगे. अगेन अगर किसी इंसान को
दोनों चीज़ें हैं, एडिक्शन भी है एंड एंग्जाइटी भी है। सो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। रिकवरी थोड़ा लेट हो सकती है। पर्सन अगर बहुत सैड फील कर रहा है, होपलेस है, एग्जॉस्टेड है और एडिक्शन से भी बैटल कर रहा है, सो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है ऐसी मुश्किल टाइम पे उसको हैंडल करना, उसको ट्रीट करना। काउंसलर जो होते हैं उनको हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसका उसका साइकोलॉजिकल जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा मेन आइडिया ये होता है कि हम उसके बिहेवियर को, जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, उसने जिस तरह से अपने बिहेवियर को इस तरह से किया हुआ है जिस वजह से वो एडिक्शन से दूर नहीं हो पा रहा, उसका बिहेवियर हमें चेंज करना होगा और उसकी पर्सनैलिटी को में एक पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा हमें। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ होती हैं इनके ट्रीटमेंट में, जैसे कि इन्होंने यहाँ लिस्ट डाउन किया, अगर आप देखें तो 8 थेरेपीज़ बताई हैं। फर्स्ट है ग्रुप थेरेपी, सेकंड है बिहेवियर थेरेपी, थर्ड है एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस, फोर्थ है सपोर्टिव साइकोथेरेपी, फिफ्थ है री एजुकेटेड साइकोथेरेपी, सिक्स्थ है सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग टेक्निक, सेवेंथ है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड एट्थ है इंडिविजुअल काउंसलिंग। Now we are going to understand each and every therapy one by one. First is group therapy. यहाँ आप देख रहे होंगे पिंक से हाईलाइटेड है, पिंक से हाईलाइटेड है मतलब प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। देखिए ट्रीटमेंट वाले में भी है, ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन है एंग्जाइटी, ये भी आ चुका है और आगे आएगा। तो इसमें आपको सारी थेरेपीज लिख के आनी होंगी अगर ट्रीटमेंट पूछा है। अगर ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग के बारे में बात की है तो फिर आपको सिर्फ ये लिखना होगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग। इसका मेन एम यही होता है कि जो परसेप्शंस है, जो इमोशंस हैं, जो ग्रुप थेरेपी के थ्रू पेशेंट अपना शेयर करे, सिर्फ काउंसलर से नहीं बल्कि ग्रुप के मेंबर से भी। तो गोल जो होता है ग्रुप थेरेपी का वो यही होता है कि इंसान जब ग्रुप में बैठता है, अपने जैसे 4 लोगों को देखता है, तो उसका एटीट्यूड मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है। ये क्लाइंट को एक इंसेंटिव की तरह काम करता है ग्रुप, और मोटिवेट करता है कि वो खुद को चेंज करे। जिस एडिक्शन का वो शिकार हुआ है या जिस वजह से एंग्जाइटी होती है उसको, ग्रुप काउंसलिंग जब होती है तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं और वो एज अ इंडिविजुअल ग्रो करना शुरू कर देता है। उसको ये समझ में आने लगता है कि खुद के एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि वो खुद के बारे में अवेयर नहीं है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है खुद के बारे में वो इनएडिक्वेट है। उसको ये भी नहीं पता है कि उसकी जो फॉल्टी हैबिट्स है किस तरह से उसको हार्म कर रही हैं और किस तरह से उसको रिजेक्शंस और एब्यूज़ को डील करना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो हमारा मेन आइडिया यही होता है कि हम उसको इस चीज़ से अवेयर कराएं, खुद से अवेयर कराएं, उसकी बैड हैबिट्स से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे अवेयर कराएं, उसको किस तरह से रिजेक्शंस एंड एब्यूज़ को हैंडल करना है उससे हम उसको अवेयर कराएं। तो ग्रुप साइकोथेरेपी जो है ये एक रिमीडियल, सपोर्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव तीनों एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। रिमीडियल मतलब उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। सपोर्टिव मतलब उसको सपोर्ट करना जो भी वो इनिशिएटिव लेना चाहता है अपनी लाइफ में। एंड रिकंस्ट्रक्टिव भी इसी तरह से होता है कि दोबारा अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप कैसे खुद को खड़ा करना है, आगे बढ़ना है। जो फोकस होता है हमारा इस थेरेपी में, ग्रुप थेरेपी में, वो अगेन कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सारे पर्सनालिटी के एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं। जो सिलेक्टेड ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सेम एज के हम सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो आपको देखना होगा। जैसे कि ग्रुप में अक्सर हम सेम एज ग्रुप के लोगों को रखते हैं, जिनकी सेम तरह की प्रॉब्लम है उनको रखते हैं, और जो सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, यानी सेम उनका स्टेटस है, मिडिल क्लास हैं कि लोअर क्लास हैं कि अपर क्लास हैं या रिच फैमिली से, क्योंकि उसमें ग्रुप मेंबर अगर सेम कॉमन चीज़ शेयर करते रहे होंगे तो वो जल्दी से एक दूसरे से लर्न करेंगे और काउंसलिंग फास्ट हो जाएगी। तो एम जो ग्रुप काउंसलिंग का होता है वो यही है कि हर एक मेंबर अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुने। जो मेंबर्स हैं वो अपने व्यूज़ और आइडियाज़ भी एक्सप्रेस कर पाते हैं इसी के थ्रू।
अगेन ग्रुप काउंसलिंग में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये खुद की हेल्प खुद कर रहे हैं ना। ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक दूसरे की सुनेंगे और एक दूसरे के आइडियाज़ को देख के खुद की हेल्प करना शुरू करेंगे, खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे उनके आइडियाज़ को। तो ये जो इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो स्मोकिंग करने वालों का ग्रुप है, या अल्कोहलिज्म वालों का ग्रुप है, या ड्रग्स कंज्यूम करने वालों का ग्रुप है। तो ये सारे आपस में अपनी कॉमन चीज़ें शेयर कर पाएंगे, वो क्या फील करते हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं, ये सब शेयर कर पाएंगे। सो इनको कम्युनिटी फीलिंग आने लगती है, एक कम्युनिटी फीलिंग जनरेट होने लगती है इन मेंबर्स के बीच में, और ये एक हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स और स्किल्स हमें फॉलो करने होते हैं, हमें मतलब काउंसलर को फॉलो करना होता है ग्रुप काउंसलिंग के दौरान। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पिंक से हाईलाइट है। फर्स्ट है प्लानिंग द ग्रुप, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, एंड थर्ड है स्टेजेस ऑफ द ग्रुप प्रोसेस। इनको हम वन बाय वन समझेंगे। प्लानिंग द ग्रुप को जब हम काउंसलिंग प्रोसेस में प्लान करते हैं तो पहले ग्रुप को प्लान करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना। पहला, हमारा पर्पस क्या होगा, क्यों हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। हम उस ग्रुप की का पर्पस हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं। किसी एडिक्टिव्स के लिए बना रहे हैं तो एडिक्टिव्स को काउंसिल करने का ग्रुप है, ऐसा हमारा पर्पस हो जाएगा। साइज नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। साइज़ 5 से 7 मेंबर्स हों तो बहुत अच्छा, ये एवरेज ग्रुप साइज़ है। उससे ज़्यादा होने से ग्रुप का जो पर्पस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तरह तरह की मेंटालिटी होती है और क्लैशेस होने का खतरा होता है। तो इसीलिए 5 to 7 मेंबर्स आर फाइन, उतने में हमें रखना चाहिए। देन लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप में कितना लंबे टाइम तक हम करेंगे और कब कब काउंसलिंग देंगे ये। तो सेशंस का जो ड्यूरेशन होता है वो पहले से ही डिसाइड करना होगा कि, और वो डिपेंड करता है कि एडिक्शन की सीवियरिटी कितनी है, बंदे को कितना ज़्यादा एडिक्शन हुआ है उस पे। और स्टार्टिंग के जो भी सेशंस होंगे वो हमारे 45 to 60 मिनट्स तक के लिए चलते हैं, और फिर हम उसके बाद जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम सेट करते जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग कब करना है, टाइम जो भी हम सेट करते हैं काउंसलिंग का वो पहले से ही हमें एडवांस में सेट करना होगा। और काउंसलर्स जो होते हैं वो क्लाइंट के मूड पे देखते हैं कि वो कितनी देर बैठ सकता है, वो कितनी देर हमारी बात सुनेगा और कितनी देर नहीं सुनेगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फिजिकल सेटिंग्स की बात करें तो फिजिकल सेटिंग्स मतलब रूम जहाँ पे आप काउंसलिंग करेंगे वो कैसा होना चाहिए। एक कमरा होना चाहिए, ओपन प्लेस होनी चाहिए जिसमें मिनिमम नॉइज हो, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें आराम से बैठ जाए क्लाइंट्स, और एक सर्कुलर मैनर में बिठाते हैं उनको, सर्कल में बिठाते हैं, और अच्छा एम्बियंस होता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी फील हो, इस तरह की सेटिंग होती है। अब हम बात करेंगे मेंबर्स का सिलेक्शन। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से मेंबर्स ग्रुप में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ये डिपेंड करता है, अगर हम एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन पे डिपेंड करता है कि एडिक्शन किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, क्लाइंट्स में किस तरह का एडिक्शन का लेवल है। सो अगेन फर्स्ट स्टेप इसमें ये क्या होगा, सपोज हमने मॉडरेट लेवल का एडिक्शन है, उसका एक ग्रुप बना लिया। अब हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि हम क्लाइंट के साथ, मेंबर्स के साथ एक अच्छा रैपोर्ट स्टैब्लिश कर ले, यानी उनसे एक अच्छी सी दोस्ती सी बना ले कि वो हम पे ट्रस्ट करने लगे, हम उनको अच्छे से पहचान सके, वो हमें अच्छे से पहचान सके, जिससे वो आराम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। सेकंड है एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट। तो जब भी आपको ट्रस्ट डेवलप करना है तो काउंसलर को हमेशा अपना रोल याद रहना चाहिए, उसका रोल क्या है। सेकेंडली क्लाइंट भी आप पे तभी ट्रस्ट करेगा और पॉजिटिव आउटपुट तभी हमें मिलेगा जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो ये अपनी ड्यूटी काउंसलर को भूलना नहीं है कि वो क्यों रैपोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप प्रोसेस। क्या क्या स्टेजेस है ग्रुप प्रोसेस की, ये हम देखेंगे। फर्स्ट है बिगनिंग स्टेज में मान लीजिए ग्रुप बन गया हमारा, हमने सब सेट कर लिया, रैपोर्ट भी बन गया। नाउ व्हाट, पहला जो स्टेज होता है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से ही शुरू होता है। हम ये बिगनिंग स्टेज वहीं से शुरू करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर से। शुरू में जो काउंसलिंग सेशंस जो ग्रुप के होंगे वो बहुत लंबे चल सकते हैं, सेशंस का टाइम बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि हम एक ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करना चाहते हैं।
सेकंड है वर्किंग स्टेज, जो मेन स्टेज है ग्रुप डिस्कशन की, जिसमें प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन करेंगे, जो क्लाइंट्स है अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, कॉज क्या है उनकी एडिक्शन एंग्जाइटी का वो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे खुद से, लेकिन काउंसलर इसमें हेल्प करेगा सॉल्यूशंस फाइंड करने में। सबके कॉन्शियस एफर्ट होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो ग्रुप सिचुएशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि वो अल्कोहलिक्स है, ऑब्वियसली वो जल्दी से हाइपर भी हो जाएंगे, और हो सकता है वो जल्दी से माने ना अपनी जिम्मेदारियां, वो सोचे कि छोड़ो हम तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई काम दिया जाए, कोई टास्क दिया जाए तो मना कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन सी सर्कमस्टांसेस है जो उनको मुश्किल में डाल देती है, जिसको वो डील नहीं कर पाते, तो हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करना होगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टेज। क्लोजिंग स्टेज कब आती है? ये जब मेंबर्स अपनी चीज़ें शेयर, ये इन्होंने अपने बारे में सब शेयर कर लिया, काउंसलर ने ये बताया कि हमने ग्रुप जो बनाया था इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है, एंड देन स्टेज जो होती है, ये लास्ट स्टेज जो क्लोजिंग स्टेज है, ये 1 या 2 सेशन में ख़त्म हो जाती है। अगेन हम ये भी देखेंगे कि जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हमें दिखाई देगी, काउंसलर के साथ भी बॉन्डिंग नज़र आएगी, और कभी कभी हमें इस केस में पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव जो होते हैं क्लाइंट्स के, स्पाउस हो गए या बच्चे हो गए, जो भी, उनको उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब उनके साथ ये हमारे क्लाइंट्स वक्त बिताएंगे, सो उनको हमें ट्रेन करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये उस तरह से करेंगे। लास्ट होती है फॉलोअप। फॉलोअप होता है जो ग्रुप मेंबर्स को एक दूसरे के टच में रखता है, और जो काउंसलर है उसको फीडबैक मिलता रहेगा फॉलोअप में, और फॉलोअप प्लान बना सकता है काउंसलर की आगे कैसे टर्मिनेशन में जाना है, कैसे ख़त्म करना है, ये सारा कुछ काउंसलिंग कब बंद करनी है उसकी। ये तो थी पहली टेक्निक जो ग्रुप काउंसलिंग थी, ग्रुप थेरेपी थी। अब हम दूसरी टेक्निक पे जाएंगे ट्रीटमेंट की, जिसे बोलते हैं बिहेवियर काउंसलिंग। बिहेवियर काउंसलिंग क्या होती है? बिहेवियर थेरेपी बहुत बहुत तरीके की होती है। एक एवर्शन थेरेपी होती है जिसमें हम, जैसे सपोज किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो उसको ड्रिंकिंग से पहले हम ऐसी कोई चीज़ खिला देते हैं जिससे उसको ड्रिंक का टेस्ट बड़ा गंदा सा लगने लगता है, तो वो एवर्सिव स्टिमुलाई पैदा हो जाता है उसके अंदर, तो वो उसको, अब जो उसको ड्रिंक करना पसंद था अब वो उसके टेस्ट से भी नफरत करने लगेगा, तो इसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। अगेन एंग्जाइटी अगर देखें, एंग्जाइटी के बहुत सारे, एंग्जाइटी का लेवल क्या है और दूसरे जो भी सिम्टम्स है उनको भी हम इन थेरेपी से क्योर कर सकते हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपीज़ में आ जाता है जिससे हम इनको क्योर करते हैं, वो है टोकन इकोनॉमी, यानी कि अगर वो अच्छा बिहेव करेगा तो हम उसको कुछ टोकन पकड़ा देंगे एंड उन टोकन्स को यूज़ करके वो कुछ सामान ले सकता है अपने मनपसंद। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी उसको अप्रिशिएट करना है किसी ना किसी तरीके से, जिससे उसको मोटिवेशन मिले कि वो ऐसा बिहेवियर करता रहे अच्छा वाला। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है जिसमें वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखता है। फ्लडिंग होता है जिसमें उसको बार बार उस चीज़ को फेस करवाते हैं, और वो भी जब वो बार बार उस चीज़ को फेस करता है तो वो ऑटोमेटिकली, ये खास तौर से फ्लडिंग हम फोबिया में यूज़ करते हैं जिसको डर लगता है, तो उसको बार बार उस चीज़ से एक्सपोज कराते हैं तो धीरे धीरे वो इम्यून हो जाता है उस चीज़ का, उसको हम फ्लडिंग कहते हैं। तो एक्सपोजर थेरेपी भी इसी तरीके की होती है जो एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए होती है। बार बार उस सिचुएशन में पेशेंट को डाला जाता है जिससे वो एंग्शियस फील करता है, एंड एक टाइम ऐसा आता है कि अब वो उस सिचुएशन में एंग्शियस फील नहीं करता, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया होता है उस चीज़ से, इम्यून बन गया होता है एक तरह से, निगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस इन सब से इम्यून हो जाता है फिर वो। और ये ग्रेजुअल मैनर में किया जाता है एक्सपोजर, एकदम से नहीं कि बहुत सारा टेंशन दे दिया पेशेंट को, नहीं, हम धीरे धीरे छोटे छोटे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और सेफ एंड कंट्रोल कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, जैसा जब तक जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहे इस तरीके से। अगेन हम ट्रेनिंग एंड मसल रिलैक्सेशन करते हैं, जो जैकॉब्सन टेक्निक आपने पढ़ी होगी, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया। जैकॉब्सन टेक्निक में हम ट्रेनिंग देते हैं मसल रिलैक्सेशन की, जो इफ़ेक्टिव एंग्जाइटी मैनेजमेंट टेक्निक मानी गई है एक, और योगा और मेडिटेशन भी टेक्निक है जो एंग्जाइटी में काम आती है। अब इसमें जब भी हम इसकी बात करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, इसमें एक और चीज़ आती है जिसे बोलते हैं एंग्जाइटी हायरार्की।
एंजाइटी हायरार्की क्या होता है? एंजाइटी हायरार्की का मतलब है इसमें हम जो भी सिचुएशंस में क्लाइंट को एंजाइटी होती है उसको लिस्ट डाउन करवाते हैं, स्पेशली रैंक ऑर्डर में, यानी कि उसको बोलते हैं जिसमें सबसे कम एंजाइटी होती है उसको सबसे ऊपर लिखो, एंड जो जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है वैसे वैसे लिस्ट डाउन कर दो सिचुएशंस। तो ये जो लिस्ट बनवाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं SUD, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये एक तरह की रेटिंग है जिसमें वो सारी एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता है। जो क्लाइंट है उसको इमेजिन करना होता है इस केस में कि जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उसको वो इमेजिन करता है, एंड साथ साथ ही रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करता है। अगर वो रिलैक्स्ड फील करता है, उसको एंजाइटी नहीं होती है, तो नेक्स्ट एंजाइटी क्रिएटिंग प्रॉब्लम में कोई बारे में सोचने लगता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे ओवरकम कर जाता है अपनी एंजाइटी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स के साथ। नेक्स्ट जो थेरेपी है, जो थर्ड थेरेपी है इस केस में, वो है एनवायरमेंटल थेरेपीज। बूथ एटल ने ये कहा था कि एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अल्कोहलिक रिकवरी में। सो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसी स्किल्स एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ऐसे लोगों को जो हाई रिस्क में है, उनको ड्रग एब्यूज़ की बहुत ज़्यादा लत ना पड़ जाए, उनको बचाने के लिए ये बहुत प्रिवेंटिव इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं लीगल ड्रग जिसको अल्कोहल और टोबैको कहते हैं, जो आमतौर पे हर कोई दूसरा इंसान खाता और यूज़ करता हुआ दिखाई देता है, और एक होता है इलीगल ड्रग्स जो जेल हो सकती है अगर यूज़ करते हुए पकड़े गए तो, जैसे हेरोइन, मैरिजुआना और इनहेलेंट्स। सो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हमेशा जब हम चलाते हैं तो हम लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं ये वाले प्रोग्राम, और ये बार बार करने पड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो दोबारा या उस चीज़ों में फंसे ही ना। एनवायरमेंटल इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि पीयर डिस्कशन, यानी कि सारे ग्रुप के जो बंदे हैं, फ्रेंड वगैरह, वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रोल प्ले करना, रोल प्ले भी एक टेक्निक होती है। देन एडवर्टाइजमेंट एक टेक्निक होती है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, कॉन्डोम्स के भी बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं कॉलेज की बाउंड्रीज के पास। क्यों? क्योंकि STD ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी इसका रोल प्ले करता है। इवन जो सिगरेट्स के डब्बे होते हैं उसमें भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, इट कैन किल यू, ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन लोग तभी भी करते हैं। सो ये चीज़ें किए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो सरकार करती है, लेकिन सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलता है, इसीलिए वो इसको बैन नहीं करती है कम्प्लीटली। सो क्लाइंट्स को जब ये इस तरह के डिस्कशंस, रोल प्ले, एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए तो ये अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में उनको हेल्प होती है। नेक्स्ट फोर्थ जो थेरेपी है वो है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी जो है ये हेल्प करती है एडिक्टिव सफरिंग्स जो होती है एंजाइटी की वजह से, उससे ओवरकम करने में हेल्प करती है। जब पेशेंट एंजाइटी को फील करता है और उसको अच्छे से वो कैसे हैंडल कर सकता है, मोर इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल कर सकता है, वो सपोर्टिव साइकोथेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं। इसको इंटरपर्सनल साइको डायनामिक अप्रोच भी कहते हैं। सारे के सारे जो एफर्ट्स हम इसमें करते हैं वो ये करते हैं कि इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे काउंसलर की हेल्प से। काउंसलर कोशिश करता है कि क्लाइंट के अवेयरनेस को बढ़ा सके किसी तरह से, और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट से उसको रिलेट करा सके। लुबोर्स्की ने 1984 में सपोर्टिव एक्सप्रेसिव साइको एनालिटिक ओरिएंटेड थेरेपी के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ये वाली जो थेरेपी है ये एडिक्टिव एंजाइटी को ट्रीट करने में बहुत यूज़फुल होती है, और ये इस एजम्पशन में है कि कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम के ऊपर बेस्ड है। CCRT जिसे कहते हैं, कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम, CCRT। ये जो रिलेशनशिप थीम है ये इस सिनेरियो पे डेवलप की गई है कि इंसानों का कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो वो खुद भी अवेयर नहीं होते कि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से कैसे कनेक्टेड है, और वो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है वो उनको एंजाइटी क्रिएट करता है उनके अंदर। जो काउंसलिंग है या थेरेपी जो है ये उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने की तरफ इसकी थीम यही है कि उसको क्लाइंट की को अवेयर करा दें हम
कि उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीज़ें। जब क्लाइंट अब अच्छे से चीज़ें समझने लगता है तो वो उसको पता होता है कि उसके अनकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है। और ट्रांसफरेंस रिलेशनशिप के ट्रांसफरेंस भी एक टेक्निक होती है जिसमें क्लाइंट खुल के अपने बारे में बात करता है और विदाउट एनी बाउंडेशंस, विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ये CCRT में भी होता है जिसमें इंसान उस चीज़ को जीता है जो उसको बॉदर करती हैं चीज़ें। और ऐसे में होता क्या है कि उसकी काउंसलर के साथ रिलेशनशिप भी एक्ट करता है, मतलब वो काउंसलर को ऐसा कोई कैरेक्टर मानता है पास्ट का जो जिसके साथ उसको कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो काउंसलर के ऊपर वो एक्ट करता है। इससे वो काउंसलर भी समझ पाते हैं कि इशू क्या था पास्ट में और उसको कैसे हैंडल करना है और क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट थेरेपी जो है वो है री एजुकेटेड साइकोथेरेपी। ये एडिक्टिव और एंजाइटी को अगेन ट्रीट करने का एक और तरीका है। इसमें क्लाइंट को हम हेल्प करते हैं कि वो अपने अंदर की बात को समझने की कोशिश कर सके और उनको चेंज करने की कोशिश कर सके। जो उसके फॉल्टी एजम्पशंस हैं, जो उसका एटीट्यूड है, उसको चेंज करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे उसकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। क्योंकि जब वो समझता है कि उसके एजम्पशंस ही रॉन्ग है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेक्टिफाई करता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है इसी वजह से। सो इंडिविजुअल को अपने सोशल एनवायरनमेंट को डील करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसा करे। अपने कैसे उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है उसमें भी हम हेल्प करते हैं। तो फैमिली सिचुएशन में चेंजेस आ जाए तो भी क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट अच्छे से एडजस्ट कर पाता है अपने फैमिली एनवायरनमेंट में। तो सिर्फ ये क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि क्लाइंट की फैमिली के साथ भी हम एक्ट करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि फैमिली सिचुएशन में अगर चेंजेस आए तो वो क्लाइंट को किस तरह से एडजस्ट करना है उन सिचुएशन में। और ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब बहुत छोटी होती है थेरेपी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती और इसमें जो टेक्निक होती है बहुत सही से हम टाइम के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। नेक्स्ट जो थेरेपी है, सिक्स थेरेपी, वो है सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग टेक्निक। इस टेक्निक में जो गोल होता है थेरेपिस्ट का वो है एडिक्टिव जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करना। और ये कंप्यूटर बेस्ड सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जो अवेलेबल है आजकल एट प्रेजेंट, जिसमें अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा रिटन मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, ऐसी वर्कबुक्स डिज़ाइन करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं जो हेल्प करती है क्लाइंट को अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन ही होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक दूसरे के को सपोर्ट करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे, जिससे ये एक दूसरे की मदद कर सके। सेवेंथ जो टेक्निक है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT जिसे हम कहते हैं। CBT बहुत पॉपुलर है और CBT की भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एरन बैक की थी कॉग्निटिव थेरेपी, देन REBT जिसे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं जो एल्बर्ट एलिस की थी, और मिशन बॉम की स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग थी। ये तीन ट्रेनिंग CBT के अंदर ही आती हैं। इसका मेन फोकस जो होता है CBT का वो होता है कि अनप्रोडक्टिव जो थॉट्स या बिलीव्स हैं उनको रिप्लेस करना है कंस्ट्रक्टिव थॉट से। तो जब थॉट में चेंज आ जाता है तो बिहेवियर में भी चेंज आता है और इमोशन में भी चेंज आता है। तो ये जो हमारा थॉट, बिहेवियर और इमोशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के फंक्शनिंग में। सो हमारा जो फोकस होता है वो थॉट पैटर्न को इफ़ेक्टिव वे में कैसे चेंज करना है वो होता है। तो थॉट चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो जाएगा और इमोशन भी चेंज हो जाएंगे। ये अप्रोच जो होती है ये इसी चीज़ पे बेस्ड होती है कि निगेटिव इमोशंस को जब इंसान एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि एंगर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सारे निगेटिव बिलीव्स हैं, वो खुद के बारे में रखता है और अपने फ्यूचर के बारे में भी रखता है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये थेरेपी बनाई गई है कि इंसान जब इस तरह के नेगेटिव इमोशन फेस करता है तो हमें कैसे उसके फ्यूचर के ऊपर काम करना है। काउंसलर्स जो होते हैं ये हमेशा नेगेटिव बिलीव्स को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं
और क्लाइंट को इस बात से अवेयर कराते हैं कि कैसे उसके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हुए हैं, मतलब कैसे उसने गलत थॉट्स पाले हुए हैं, और उसको हेल्प करते हैं समझने के लिए कि कैसे उस डिस्टॉर्शंस को या उसके जो परसेप्शंस जो डिस्टॉर्शंस है वो कैसे उसके परसेप्शंस और थिंकिंग पे एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है। तो जो काउंसलर है वो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो अपने अंदर अपने थॉट्स को करेक्ट करे, उन डिस्टॉर्शंस को ठीक करे, सो दैट उसके परसेप्शन और थिंकिंग भी चेंज हो जाए और उसके फिर एक्शंस भी ठीक होने लगे और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वो निकाल सके अपनी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है इंडिविजुअल काउंसलिंग, जो लास्ट थेरेपी भी है, 8th थेरेपी है। इंडिविजुअल काउंसलिंग अलग है, ऐसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अकेले अकेले क्लाइंट को दिया जाता है ये थेरेपी। सो ये खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक टेक्निक है जिसमें हमारा गोल होता है कि जो क्लाइंट है वो सेल्फ एक्सप्लोर करे, और एक ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है किस किस का, क्लाइंट का और थेरेपिस्ट का। तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट आपस में मिलके पूरा क्लाइंट का जो थॉट पैटर्न का शिफ्ट है, थॉट पैटर्न है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, सो दैट वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके और जो ऐसे पैटर्न्स को ख़त्म कर सके जो उसको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। सो ये इस थेरेपी में जो एम होता है वो क्या होता है, नंबर 1 है डेवलप मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप। पहले तो ऐसी रिलेशनशिप बनानी है खुद के साथ जो बहुत फुलफिलिंग हो। सेकंड, पास्ट हर्ट और ट्रॉमास को हील करना। थर्ड, अपने एंगर, डिप्रेशन या एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है वो। एंड देन कैसे लाइफ में कोई चेंजेस आए तो उससे कैसे कोप अप करना है इफेक्टिवली। सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना, नेक्स्ट स्टेप। और फिर लास्ट होता है कि अपने आप को बैलेंस्ड और होल फील करना, कि आप बैलेंस्ड हो गए हो, आप हील्ड हो, आप पूरे के पूरे इंसान अपने में खुश हो, कंप्लीट हो। सो ये इंडिविजुअल काउंसलिंग में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 जो आज मैंने कंप्लीट की, यानी कि ये 3rd ब्लॉक MPCE 021 कंप्लीट हो गया है। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूज़फुल लगते हैं, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि कोरोना में कि कोई क्लासेस नहीं लग पा रही, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होगा ये सिचुएशन। इनफैक्ट जब कोरोना नहीं था तभी भी यही होता है कि कई जगह पे क्लासेस नहीं लगती, बच्चे अकेले पढ़ जाते हैं और फिर उनका मन नहीं लगता जब कोई चीज़ें समझ नहीं आती। तो मेरा मेन आइडिया यही है कि मैं सारे बच्चों की हेल्प कर सकूँ, तो मैं इसी इंटेंशन से रोज़ पूरे डेडिकेशन के साथ एक वीडियो पक्का डालती हूँ, और इसी मेरी मेहनत को संपूर्ण करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए इतना सपोर्ट करिए कि इसको शेयर कर दिए। आप शेयर करेंगे, 4 लोगों की हेल्प हो जाएगी, वो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। सो इसी इंटेंशन के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और लाइक करें, कमेंट करें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।